हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हमारे पास साइंस का चैप्टर फर्स्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसका सबसे पहला लेक्चर जो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है? जिसमें हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात किया है, तो वो आप जाके हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम आज जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसको हम टिक करने वाले हैं, ठीक है? और जहाँ-जहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम टिक करने वाले हैं। तो लाइन टू लाइन ध्यान से एक-एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है और देखना है और एनसीईआरटी लेके बैठना है, ठीक है? तो आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ज़रूर दोस्तों के साथ, ठीक है? क्योंकि जो ज्ञान जो होता है ना बाँटने से बढ़ता है, ठीक है? जितना आप बाँटोगे उतना बढ़ेगा, मेरा ये मानना है, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 1.2, ठीक है? आज हम इसको कंप्लीट कवर कर देंगे। तो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो वी हैव लर्न्ड इन क्लास 9th, हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट। यानी कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में एक एटम जो होता है हमारे पास, एक एटम हमारे पास, तो वन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज विद अदर एलिमेंट। हमारे पास एक एटम एलिमेंट जो होता है ना हमारे पास, वो दूसरे के साथ चेंज नहीं होता है हमारे पास, ये चीज याद है। अब क्या होता है, हमारे पास एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है हमारे पास और कंबाइन कर देता है और रिएक्शन कुछ केमिकल कंपाउंड बना लेता है। अब हमारे पास यहाँ लिखा है नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। न ही एटम हमारे पास डिसअपियर होता है और न ही हमारे पास कहीं पे जाके मिलता है, ठीक है? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है किसी केमिकल के टूटने से या किसी के बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनता है हमारे पास, ठीक है? ये चीज़ सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये चीज़ हमें ध्यान देना है और कुछ चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे हमारे पास, जैसे थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हम, जैसे हमारे पास मेटल नॉन मेटल चैप्टर हो गया हमारे पास, ठीक है? एक हमारे पास जैसे फोर्थ चैप्टर हो जाता है कौन सा हमारे पास, कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हम बॉन्डिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें हम और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ से आगे देखें तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से हमें ध्यान देना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास आता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो एक यहाँ पे एक्टिविटी किया गया, अब क्या एक्टिविटी है जरा देखो। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया है, क्विक लैम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लैम, CaO इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? यानी कि चूना जिसे कहते हैं, बोलते हैं ना चूना चूना लग गया चूना, यही वो चूना है जो लग जाता है। पहले दीवारों में जो पेंट होता था ना वो चूने से ही होता था, जो अब पानी में लगाते हैं चूना, ठीक है? या तुम किसी और को लगा देते हैं, वो किसी और को जो लगाते हैं वो चूना बोलने वाला होता है, लगाने वाला नहीं होता, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, धीरे-धीरे हम इसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है? अब पानी मिलाएँगे तो क्या होगा, इसमें हमारे पास एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर मान लो कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या किया, वाटर को मिलाया तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास रिएक्शन। अब एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हमने क्या पढ़ते हैं एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है हमारे पास, ठीक है? ये चीज़ हमें ध्यान से देखना है। तो यही चीज़ होगा, अगर हीट प्रोड्यूस या रिलीज होगा, अगर इस जार में मैं अगर हाथ डाल दूँ इस जार में अगर मैं हाथ डाल दूँ तो क्या होता है, मेरा हाथ जल जाएगा। इसलिए बाहर से टच करके देखा है हमने, कि ये कैसे होगा? ये कैसे, मतलब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास हीट होता है कि नहीं? तो हीट होता है हमारे पास। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया नहीं है, हम ज़रूर करेंगे, जल्दी करेंगे तो आप लोगों को दिखाएँगे हम इसी चैनल पे, इसलिए आप बने रहें। इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सॉफ्ट लैम। अब क्या दिया, अब कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास था, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया हमारे पास, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ना कभी भी टूटता है, वाटर तो दो चीजें निकालता है, एक H+ आयंस निकालता है तो दूसरा OH- आयंस निकालता है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी टूटेगा किसमें, दो चीजों में हमारे पास। एक टूटेगा हमारे पास कैल्शियम 2+ में, एक ऑक्सीजन 2- में। अब ये प्लस वाले के साथ माइनस वाला रिएक्शन करता है, अब माइनस वाले के साथ प्लस वाला,
तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है हमारे पास, ये चीज़ हमें याद रख लेना चाहिए, ठीक है? और ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बन जाएगा जिसे हम सॉल्ट लाइम कह देते हैं, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखेंगे क्या इन दिस रिएक्शन हमारे पास अब लार्ज अमाउंट में हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो गई, ये चीज़ ध्यान रखना है। सिर्फ गलती से भी हाथ नहीं डालना। ये एक्सपेरिमेंट में करके दिखाऊँगा, रुक जाओ। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। अब देखो इन दोनों को कंबाइन होने से क्या हुआ हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बना। इसलिए इस केमिकल नाम का नाम क्या था हमारे पास, केमिकल रिएक्शन का नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हो गया हमारे पास, क्या हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, इसका नाम क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं हम, सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, ठीक है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। अब सिंगल प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है दो या दो से ज्यादा हमारे पास जो रिएक्टेंट होने चाहिए उसमें, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे ये चीज देख लो, एक हमारे पास बॉक्स बन के दे रखा है हमारे पास, डू यू नो लिखा हुआ है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लैम हमारे पास प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.33 में हमने देखा कि इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, किसके व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में, यानी दीवार को रंगने के लिए यूज किया जाता था। पहले जैसे मिट्टी मिट्टी सबका घर होता था ना, तो उन सबको जो व्हाइट वॉश किया जाता था ना तो इसी चूने से किया जाता था। तो यही प्रोसेस का यूज करते थे। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पाउडर वाला जो होता है सॉलिड वाला, वो लेके आते थे, उसमें पानी मिला के घोल के फिर दीवारों पे रंग देते थे, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता था धीरे धीरे हमारे पास विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे सूख जाता है इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी एक लेयर सूखता था तो ही दूसरा लेयर लगाते थे हमारे पास, ठीक है, दीवारों पे। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 हमारे पास डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इसलिए 2 से 3 दिन लग जाता था एंड गिव्स अ, उसके बाद जो चमक होती थी ना दीवारों की एक अलग ही होती थी हमारे पास, ठीक है। अब तो ये शायद ही कहीं कहीं देखने को मिले, लेकिन व्हाइट वॉश ऐसे ही किया जाता था पहले। अब तो पता नहीं कौन कौन से वाले ये हमारे पास पेंट आ गए हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के, अब तो बहुत तुरंत भी हो जाते हैं हमारे पास। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज आल्सो, अब मार्बल का जो हम लगाते हैं ना, मार्बल लगाते हैं जो हम घर में लगवाते हैं मार्बल, उसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, ये चीज हमें याद रखना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर डाल दें तो क्या मिल जाता है हमें CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। ये चीज भी हमें याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसी में हमारे पास और चीजें आती है हमारे पास, क्या अगर मान लो इसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बर्निंग और हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करें, तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, जब कार्बन जलता है हमारे पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है गैस हमारे पास, ये हमें याद रखना है। वही हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर ले तो वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारे पास, ये चीज हमें ध्यान रखना। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ये दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं या एलिमेंट्स या कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास आता है, ठीक है, कहने के लिए दूसरा है हमारे पास। अब एक्टिविटी 1.4 में हमने, यानी कि एक्टिविटी अगर 1.4 बोले तो हमारे पास कहाँ है, ये रही 1.4 एक्टिविटी। इसमें हमने क्या देखा कि एक्टिविटी 1.4 में वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ हीट इज इक्वल, तो लार्ज नंबर में हीट हमारे पास इवॉल्व हुआ, यानी कि क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्या हुआ एक्सो, हमारे पास थर्मिक रिएक्शन हो गया, ये हमें याद रखना। अब या तो इसमें हीट हमारे पास रिलीज होगा या प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ लिखा होगा हमारे पास दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म एंड रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो गया हमारे पास। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की हम बात करेंगे जिसमें एक्सोथर्मिक हमारे पास हो रहा है। तो अगर मीथेन को अगर हम जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। एक चीज तो ध्यान रखना, किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं और ऑक्सीजन तो चाहिए हमारे पास उसको, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास रेस्पिरेशन जो है हमारे पास, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है हमारे पास, हमें पता कैसे का चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास यहाँ पे देखते हैं,
तो वी ऑल नो दैट हमें क्या होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू स्टे लिव, हमें ज़िंदगी जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम साँस लेते हैं, तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड टू ईट, वी ईट हम अब जब हम खाना खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है? ड्यूरिंग डाइजेशन, अब डाइजेशन हुआ, हम खाना खाए, डाइजेशन हुआ, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास वो खाने के, वो क्या हो गया हमारे पास, ब्रेक डाउन हो गया हमारे पास, किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे मान लो राइस खाया, पोटैटो खाया हमने या ब्रेड खाया, इस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? C6H12 हमारे पास O6 फ़ॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है? अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे पास, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। तो वही फॉर्मूला इसका भी क्या होता था हमारे पास, C6H12O6 हो जाता है हमारे पास। बस एंजाइम के थ्रू हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही ग्लूकोज क्या होता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे पास। देखो ये ग्लूकोज कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना के दिया हमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी बना के दिया। अब एनर्जी किस फॉर्म में देता है हमें? एटीपी के फॉर्म में देता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखना है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ पे क्या होता है? एडिनो साइन भी कह लो, सिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब ये होता है 3, फॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी फॉस्फेट का हमारे पास PO4 हमारे पास, ठीक है? ये चीज 2 माइनस हमारे पास है। ये होता है हमारे पास, ये चीज हमें याद रखना है। अब हमें क्या करता है, पूरे बॉडी को एनर्जी तो दे दिया हमारे पास, ठीक है, एनर्जी दे दिया। अब हमारे पास ये रेस्पिरेशन, इसी के थ्रू हमारे पास रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे हुआ? रेस्पिरेशन के थ्रू हुआ, जब हम सांस लेते तब। इसको और डिटेल में हम चैप्टर 6 यानी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे हमारे पास। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास वेजिटेबल जो मैटर होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं हमारे पास, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये भी हमारे पास कैसे? अब एक्टिव हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। कहाँ पे जाएगा? ये सारी चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। अब देखो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, ठीक उस रिएक्शन का उल्टा क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें एक प्रोडक्ट टूट के हमारे सॉरी एक रिएक्शन टूट के हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनाएगा। अब कैसे आगे देखेंगे, जैसे सबसे पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं कि 1.5 एक्टिविटी। अब बोला है कि 2 ग्राम हमने फेरस सल्फेट ले लिया, FeSO4 ले लिया हमने क्रिस्टल फॉर्म में, और उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाल दिया हमने, और फेरस सल्फेट को हमारे पास क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वो छोटे-छोटे दाने होते हैं ऐसे हमारे पास वो। अब इसको क्या किया, बॉइलिंग ट्यूब में डालने के बाद क्या हुआ, इसके हमारे पास बर्नर के पास ले गए, या स्पीड लैंप जो होता है उसके पास लेके इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो बॉइलिंग ट्यूब में इसको क्या मिलेगा हमारे पास, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि वी नोटिस दैट द ग्रीन कलर का जो होगा हमारे पास फेरस सल्फेट होगा क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे पास, ठीक है? वो चेंज किसमें होगा, हमारे उसमें से स्मेल आएगी हमारे पास, ठीक है? अब इसमें हमारे पास चेंज किसमें होगा, फेरस सल्फेट को अगर हीट किया मैंने तो Fe2O3 मिलेगा, यानी फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, और SO3 हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलेगा हमारे पास। इसलिए इसकी ना स्मेल आती है, अलग इससे ऑर्डर से स्मेल आती है हमारे पास। ये चीज़ याद रखना हमारे पास, ठीक है? तो एक चीज़ ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इन दिस रिएक्शन यू कैन, अब देख रहे हो ना यहाँ पे एक चीज़ टूटा तो 2 चीज़ बना के दिया हमारे पास। 2 या 2 से ज़्यादा ही चीज़, 3 चीज़ बना के दिया हमारे पास। इसलिए इसका नाम क्या हो गया हमारे पास? इसका नाम क्या हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोज हो गया, यानी टूट गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? सिंपलर प्रोडक्ट्स में हमारे पास। अब यही रिएक्शन जो होता है हमारे पास, जैसे फेरस सल्फेट जो था क्रिस्टल फॉर्म में था हमारे पास, अब इसका पूरा कंप्लीट अगर देखा जाए तो FeSO4 7H2 हो जाता है। ये तुम्हें याद रख लेना है, ठीक है, हर हाल में। FeSO4 7H2 होता है। अब ये लूज़ करता है क्या हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल्स। कब? जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास, और ये चेंज हो जाएगा इसका कलर, ये भी याद रखना। देन इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा हमारे पास Fe2O3, और ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे पास निकाल के देगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकाल के देगा, ठीक है? ये चीज़ हमें याद रखना है। अब ये फेरिक ऑक्साइड जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो होगा दोनों गैस के फॉर्म में होगा, ये चीज़ ऊपर हमें दिख रहा है, ठीक है? ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे हो गया हमारे पास। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन था हमारे पास। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का भी होगा, तो क्या निकाल के देगा?
ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के देगा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो। यहाँ लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास देगा कब? इसको जब हम हीट कर देंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड ही को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कह देते हैं हमारे पास, या लाइम कह देते हैं हमारे पास, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बहुत सारे अलग-अलग यूजेस हैं, जैसे सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है इसका हमारे पास, और भी अलग जगह यूज़ किया जाता है हमारे पास। अब ये सारे के सारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आते हैं। अब थर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट हमारे पास। अब देखो जितना भी हमारे पास है सबको हमने हीट दिया है, इसको भी हीट दिया है, इसको भी हीट यानी FeSO4 को भी, कैल्शियम कार्बोनेट को भी, तभी हमारे पास ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ भाई हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल दो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि FeSO4 को हीट करने से क्या मिलता है और CaCO3 को हीट करने से क्या मिलता है। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट में टिक लगा सकते हैं। ठीक है? अब आगे चलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास एक्टिविटी 1.6 देखो, तो लेड नाइट्रेट हमारे पास, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 हमारे पास है। अब इसको हमने क्या किया भैया, देखो इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया हमारे पास। अब हीट करेंगे तो क्या-क्या मिलेगा, ये लेड नाइट्रेट से हमारे पास ये चीज़ देखो। अब आगे देखेंगे तो ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से सारे रिएक्शन इम्पोर्टेंट है हमारे पास, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट ये सारे इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे पास। अब PbNO3 जो है हमारे पास, इसको मैंने हीट किया तो क्या मिलेगा? लेड, यानी कि पी लेड नाइट्रेट का हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स NO2 के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन के मिलेंगे हमारे पास। तो ये पूछा गया है, तो इससे हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है हमारे पास ये इसको हीट करने से। ठीक है? और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ये लेक्चर ना उन लोगों को भी आप रेफर कर सकते हो, यानी कि इसका शेयर कर सकते हो जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, उनको भी भेज सकते हो आप, ठीक है? उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि वो लोग भी एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, पढ़ के तैयारी करते हैं। अब आगे चले हमारे पास एक्टिविटीज़ 1.7 की बात करते हैं। भाई ये देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी में माना जाता है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी अच्छे बनते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। अब बोला एक प्लास्टिक का मग लेना है, ड्रिल करना है, 2 छेद कर देना है उसमें हमारे पास। अब वहाँ पे हमारे पास रबर का क्या लगा देना, रबर कॉर्क लगा देना है जिससे उसे लीकेज ना हो हमारे पास, ठीक है? अब वहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी का यूज़ किया, देखो बैटरी यूज़ किया और हमने इलेक्ट्रोड का भी यूज़ किया हुआ है ना? तो ये चीज़ क्या रहा है हमारे पास। अब क्या होगा, इसमें हमने वाटर को डाल दिया, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रोड डाल के हमने, अब इसमें क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे और हमें स्विच ऑन करने से हमें क्या मिलेगा कि इसमें हम देखेंगे जैसे ग्रेफाइट रोड हो गया। अब स्विच ऑन करने से होगा क्या कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा किसका, वाटर का, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, यहाँ से टूट जाएगा हमारे पास, H2 और ऑक्सीजन के O2 के फॉर्म में टूटेगा हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है? अब एक्टिविटी आ जाता है 1.8 हमारे पास। अब सिल्वर क्लोराइड की बात कर लेते हैं भाई, चलो यहाँ पे देखो। अब सिल्वर क्लोराइड को अगर मैंने सनलाइट में रख दिया, इसको फोटोलिसिस हमारे पास रिएक्शन भी कह देते हैं, इसको फोटोलिसिस रिएक्शन भी कह देते हैं, इसको हमें पता होना चाहिए। जब स्टैंडर्ड डिश में हम अगर सिल्वर क्लोराइड को रख देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोलिसिस रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, ठीक है? ये याद रखना हमारे पास। तो सिल्वर क्लोराइड हमारे पास किसमें, हमारे पास ग्रे कलर का होता है, सनलाइट में रख दे तो हमारे पास डिकम्पोज हो जाता है। तो चांदी अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया गैस के फॉर्म में हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। वैसे सेम एज़ इट इज़ हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है, बस सिल्वर ब्रोमाइड में हमारे पास सिल्वर जो होता है सॉलिड फॉर्म में, अब ब्रोमाइड जो होता है Br2 ये हमें गैस में नहीं, ये लिक्विड में मिलता है, हमें याद रख लेना। लिक्विड में क्यों मिलता है? क्योंकि ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल जो है कि जो हमें लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, ये फालतू में गैस में लिखा हुआ था। अब AgBr का ना यूज़ एक जगह और किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एमसीक्यू में भी और थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सबसे हमारे पास क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब we have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light, electricity हमारे पास। अब हीट यानी थर्मल हमारे पास, लाइट के प्रेजेंस में तो फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स के टूटने के प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ये कह देते हैं।
अब रिएक्शन में हमारे इन सब रिएक्शन में क्या किया गया, हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया। तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसको क्या कहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये पूछ लेता है कभी भी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो पता होना चाहिए। अब भैया यहाँ से ये क्वेश्चन देख लो, ये एक क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स नाम का जो हमारे पास चीज है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया गया। अब वो क्या चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास। अब इसका पूरा इसमें वाटर मिला दे तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास। ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब रिएक्शन इन द सब्सटेंस एक्स नेम्ड अबव द वाटर हमारे पास। चलो इसका पूरा रिएक्शन हमने करके दिखा दिया, ठीक है। आगे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें से क्वेश्चन इसमें से भी आता है हमारे पास, ये इसमें से तो आता ही है, कंफर्म है। और डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं हमारे पास। अब बोल रहा है हमारे पास टेक 3 आयरन नेल्स। मैंने ठीक है 3 आयरन के नेल्स ले लिए, क्लीन हमारे पास अच्छे से सैंड पेपर के साथ मैंने क्लीन कर लिए, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं और उसमें ए और बी हमें नाम दे देना है। अब दोनों में 10 ml हमारे पास क्या करना है, 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना हमें, ठीक है, ले लिया भैया। अब उस दोनों को क्या करना है, उसी में बांध के रख देना हमारे पास धागे के साथ, ठीक है, डुबो के पूरे, ठीक है। कब तक के लिए, वहां पे अब देखो यहाँ पे सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब बी में हमारे पास 20 मिनट के लिए डुबो के रख दो। और हमारे पास ए वाले में हमसे पता ही नहीं, ए वाले में हमारे पास कितना कि 1 नेल एक वाले को छोड़ दे। ऐसे आफ्टर 20 मिनट्स के बाद देखोगे कि आयरन हमारे पास यानी कि जो कील जो है हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट करेगा हमारे पास। तो ब्लू कलर का जो हमारे पास कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था हमारे पास, अब चेंज किस में हो जाएगा, ये चीज हमें देख लेना है। तो रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें देख रखा है, ये देखो हमारे पास। अब आयनल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये निकाला गया। ये हमारे पास किस में से निकाला गया, अब इसका चेंज हुआ, क्या कलर चेंज हो गया हमारे पास, ब्राउन कलर का हो गया थोड़ा सा हमारे पास। यही चीज हमें देख लेना है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं कि अगर आयरन के नील को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो गया, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया हमारे पास। तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जो ज्यादा वाला जो रिएक्टेंट हमारे पास है। अब कॉपर सल्फेट में हमारे पास, आयरन में हमारे पास, तो आयरन ज्यादा रिएक्टेंट है हमारे पास कॉपर के मुकाबले, तो कॉपर को हटा के वहां पे क्या किया, आयरन खुद लग गया, तो आयरन सल्फेट हो गया हमारे पास। वैसे सेम आगे वाले रिएक्शन में भी हमारे पास यही होगा कि जिंक और कॉपर में हमारे पास, कॉपर हमारे पास जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए जिंक सल्फेट हो गया। फिर लेड हमारे पास में, कॉपर क्लोराइड में हमारे पास, तो लेड हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए लेड क्लोराइड बनाएगा, कॉपर को लग कर रहा है, देख रहे हो कॉपर से रिलेटेड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास, ये ऊपर वाले जिंक वाले और ये आयरन वाले तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास, दिखा है ना। अब जिंक और लेड हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले, इसलिए ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है इसको हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जिसपे जितना ज्यादा स्टार लगे वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिया हमने, Na2SO4 हमने लिया सॉल्यूशन। अब इसमें हमने क्या मिला दिया, 3 ml हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया। ये देखो Na2SO4 लिया हमने, इसमें 3 ml हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड डाल लिया। तो ये आपस में ही आयन एक्सचेंज कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब आपस में ही आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, सोडियम है, Na हमारे पास आ गया और SO4 हमारे पास आ गया। अब BaCl में Ba आ गया हमारे पास और Cl आ गया, तो Cl माइनस में Ba प्लस में हमारे पास, ये 2 माइनस में ये प्लस में, तो प्लस वाला माइनस के साथ अब माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, तो इसलिए BaSO4 बनाया और NaCl बनाया हमारे पास। ये आपस में ही आयंस को क्या करें, एक्सचेंज करें। तो लिखा हुआ है द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म नोन एज प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक लेयर थिकनेस जमा कर लेता है, जिसको हम कहते हैं PPT शॉर्ट फॉर्म में। ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन, जिसको हम PPT शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं अच्छे से। एक लेयर होती है, अभी लेयर वो व्हाइट कलर की भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये PPT का फॉर्मेशन कर लेता है हमारे पास, ठीक है। ये आपस में ही आयन एक्सचेंज कर लेते हैं हमारे पास।
तो हमारे पास सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट और हमारे पास उसका NaCl बन जाता है। ये चीज हमें देख लेना, ये हमारे पास था। ठीक है, अब आगे देखें तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास अगर देखा जाए तो। अब इसमें एक चैनल डिश लिया हमने, चैनल डिश में हमने एक वायर का गॉज लगाया हमने, ठीक है, और ट्राइपॉड टाइप का हमने एक डाला स्टैंड। अब बर्नर, इसमें हमने क्या किया है, कॉपर पाउडर डाल रखा है। अब ये कॉपर पाउडर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। कैसे देख, ये कॉपर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हीट करने पे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो लिखा है ना, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, तो ब्लैक कलर का हमारे पास कोटिंग जमा हो जाता है। ठीक है, और वो ब्राउन से उससे किस में चेंज होता है, ब्राउन कलर में हमारे पास। ये चीज हमें याद रखना है। तो कॉपर ऑक्साइड में हमारे पास क्या हुआ, ये कॉपर ऑक्साइड जो था ना, अगर इसका बात करें तो इसमें क्या हुई हमारे पास, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ हमारे पास ऊपर वाले का, इसका रिडक्शन हो गया हमारे पास। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ दे रखा है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ हमारे पास, हाइड्रोजन का हुआ, और इसका हमारे पास रिडक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया हमारे पास। वैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास। आइए हमारे पास क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखना, इन इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। लिखा है ना साफ साफ हमारे पास। तो हमारे पास अगर डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए कि ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन में तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास। वैसे इसमें ठीक क्या होगा, इसमें गेन ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा और एंड लॉस ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे दूसरा हमारे पास जिंक ऑक्साइड। अब जिंक का इसके साथ अगर बोले तो रिडक्शन हुआ, लेकिन कार्बन का देखें तो ऑक्सीडेशन हमारे पास हुआ। वैसे इसमें भी हमारे पास MnO2 में MnCl के साथ देखें तो इसका क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन हुआ। और HCl के साथ देखें H2O का, तो हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ हमारे पास। ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे पास पूछ लेता है हम, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड CO एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, and this reaction HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2 हमारे पास from the above example सबसे। ठीक है, अब यहाँ पे दो टॉपिक बचते हैं हमारे पास, जो कोरोजन और डेंसिटी। कोरोजन मतलब जंग लगने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कह लेते हैं। अब इसमें होता है क्या, H हमारे पास मान लो Fe आयरन में हमारे पास क्या, इसमें XH2O हमारे पास रिएक्ट कर रहा है, ये बना के क्या दे रहा है, Fe2O 3.XH2O दे रहा है हमारे पास। ये X हमारे पास कितने भी हो सकते हैं हमें पता है। ठीक है, अब हमारे पास कोरोजन से क्या होता है, डैमेज होता है कार की बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स हमारे पास, और भी टॉल बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट्स, मेटल्स के जितने चीज होते हैं ना, सब के सब हम जंग लग के खराब हो जाते हैं। हमारे पास ब्राउन कलर का ना एक कोटिंग लेयर जमा हो जाता है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है हमारे पास। इनसे बचने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग चीज़ें करते हैं। हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ये सब अलग-अलग चीज़ें कर लेते हैं। हम इसको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी और अच्छे से पढ़ेंगे। ये लिखा है ना, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड by a substance around it, such moisture acids हमारे पास is said to corrode and this reaction is called corrosion। अब इसमें हम क्या कहते हैं, ब्लैक, जैसे ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर में भी हमारे पास, और ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है कॉपर में। ये सब हमें पता होना चाहिए कि सिल्वर और कॉपर भी हमें जंग तो नहीं लगता, लेकिन खराब हो जाता है, ऑक्साइड लेयर जमा हो जाता है। ये सब चीज हमें पता नहीं। और रेंसिडिटी, खाने के खराब होने के प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कह देते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम घरों में क्या करते हैं, फ्रीज का यूज करते हैं। तो when fats and oils is are oxidized to become the rancid and smell, और टेस्ट क्या होगी, खराब हो जाएगी हमारे पास। तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन यानी एंटीऑक्सीडेंट
आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में हमें रखना चाहिए, ठीक है। गर्मी के दिनों में देखते हो हमारे पास खाना वगैरह में बदबू आने लगता है, खराब हो जाता है, ये सबसे नुकसान होता है। अब जैसे देखते हो कि चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे, इसलिए कभी भी मार्केट में जाओ ना, तो जिस पैकेट में से हवा निकला हो नहीं लेना चाहिए। अगर सामने निकल जाए कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ठीक है। वही अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बात करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे ना। तो यहाँ लिखा है चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फर्स्ट बैक्स चिप्स द गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फॉर गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे ये क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन से। अब यहाँ से ये हमारे पास क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमें पता होना चाहिए, बाकी ये सब क्वेश्चन हमें करके जाने, ठीक है। ऐसे हम अगर हमें एक चीज है व्हाट यू हैव लर्न, ये भी हमें पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि हमें की पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ से। फिर ये सब क्वेश्चन आप देख के जा सकते हैं, यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह है हमारे पास, यहाँ पे जितने भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे पास, अगर मैं पीछे की साइड से लगाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं। जैसे 19वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये 17 क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में माना जाता है हमारे पास। ये 16 लगा लो, यहाँ पे हमारे पास ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्ले, इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में हमारे पास ये बार-बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आए तो हमारे पास ये 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप लोगों को जरूर करके जाने हैं। 8, 7, 6 और हमारे पास कौन सा है, ये 5वां क्वेश्चन हमारे पास, जो कि हमें करके जाना है। क्या है, इम्पोर्टेंट तो है हमारे पास, बाकी एमसी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करके जाना है। बाकी ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका कमेंट भी हमारे लिए और लाइक और सब्सक्राइब जो होता है हमारे लिए मोटिवेशन यानी एटीपी की तरह एनर्जी का काम करता है, इसलिए आप ये चीज क्या करो, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।